हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम सीटेट एग्ज़ाम के टॉपिक को चर्चा करेंगे और सीटेट के हिसाब से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। इस पर आज जिस पर चर्चा होगी उसका नाम है 1857 की क्रांति। टॉपिक है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों की जो शोषण नीतियां थीं उसके खिलाफ सैनिक, जनता, देश का हर कण कण किस तरह से विद्रोह के लिए आतुर हो गया और बगावत कर दी। इस प्रकार से इस महान क्रांति के बारे में आज हम समझेंगे। इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, किसी भी स्टेट का टेट हो, सीटेट हो या किसी भी स्टेट का वर्ग 1, 2, 3 का हो, केवीएस हो, एकलव्य मॉडल हो, सीएम राइज हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट सेट प्रोफेसर्स का हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, हर एक एग्ज़ाम्स में यहाँ से सवाल आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो इसमें कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने अलग अलग तरह से इसको देखा और उसका नामकरण किया कि यह किनका विद्रोह था। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे कि किस क्षेत्र में किसके नेतृत्व में यह संग्राम किया गया, यह क्रांति किस क्षेत्र में किसके नेतृत्व में की गई, उसके बारे में भी आज चर्चा होगी। तो आप जुड़े रहिए क्योंकि कंटेंट इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं हर बार आपसे बोल रहा हूँ कि लोग टॉपिक के नाम पर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, न कि उसका डिटेल बताते हैं आपको। इसलिए डिटेल आप पहले क्लियर करें उसका, उसके बाद क्वेश्चन करें तो परिणाम बेहतर आएंगे। इसलिए डिटेल आपको इसमें भरपूर मिलेगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नोट्स के तौर पर उनको नोट करिए जो अंडरलाइन कराया जाता है। उसके बाद उसके बाहर से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। यदि आप 60 नोट्स में इसको 1-1.5 पेज में ख़त्म कर देंगे तो उसके बाहर फिर किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इसलिए जिस टॉपिक पर आज चर्चा होगी तो वो 1857 की महान क्रांति है। तो जो इसकी शुरुआत हुई वह 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे जो बैरकपुर छावनी में पदस्थ थे। तो इनके द्वारा गाय की चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया गया। यही तात्कालिक कारण बना किसका, 1857 की क्रांति का। तो आप इनका नाम याद रखेंगे विशेष रूप से, मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी। चर्बी, गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से खोलने से उन्होंने स्पष्ट मना किया। फलस्वरूप उन्हें क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार से, और वे किस इन्फेंट्री में पदस्थ थे, तो मंगल पांडे का संबंध जो था वह था 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से इनका संबंध था। तो इस प्रकार से आग पकड़ लेती है यह क्रांति। और 10 मई 1857 ईस्वी के दिन फिर क्या होता है कि मेरठ की जो पैदल टुकड़ी होती है 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हो जाती है वहाँ से। तो इस पर इसमें चर्चा होगी। वहीं 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उसको भी आप याद रखेंगे, वह था लॉर्ड कैनिंग। एवं इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह था पाल्मस्टन, लिबरल पार्टी से था। तो इस प्रकार आप इन शब्दावलियों को नोट कर लेंगे, इसमें मिले या ना मिले पर डिटेल यही है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप इसमें देखेंगे क्रमशः दिखेगा आपको कि किस क्षेत्र में किसके नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया। तो दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली पर आप सबको मालूम होगा, इसके पहले वाले चैप्टर में भी बताया गया है कि बहादुर शाह जफ़र जो थे और वक्त खां सैन्य नेतृत्व किया था। इसी कारण बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया था, सज़ा दे दी थी उन्होंने अंग्रेज़ों ने, क्योंकि नेता उनको चुना गया था जनता द्वारा। दिल्ली का राजा उनको बोल दिया गया था कि आपके नेतृत्व में ये क्रांति होगी, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था इनको और रंगून भेज दिया था, बर्मा रंगून। वहीं हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहब
धुंधपंत जिसे भी कहते हैं, इनका उपनाम से धुंधपंत भी इन्हें कहा जाता है, नाना साहब को, और तात्या टोपे, इन दोनों का नेतृत्व रहा कानपुर में। लखनऊ में बात करें तो बेगम हजरत महल। यदि आप डेट जानना चाहें तो इनकी डेट दिल्ली की है 11-12 मई 1857, फिर कानपुर 5 जून 1857, लखनऊ बेगम हजरत महल 4 जून 1857। और झांसी पर बात करें तो झांसी हर बच्चे को याद है कि वहाँ की महारानी रानी लक्ष्मीबाई जून 1857 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और इलाहाबाद में लियाकत अली जी 1857 ईस्वी, जगदीशपुर कुंवर सिंह अगस्त 1857 ईस्वी। वहीं बरेली की यदि बात करें तो खान बहादुर खां 1857 ईस्वी। फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला ने यहाँ नेतृत्व किया था। वहीं फ़तेहपुर की बात करें तो फ़तेहपुर में अजी मुल्ला ने यहाँ क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से आप तात्या टोपे का वास्तविक नाम भी याद रखेंगे, नोट करेंगे, रामचंद्र पांडुरंग था। और इन्हें 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में शिवपुरी में अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया, फांसी पर लटका दिया गया। तो इस प्रकार से नेतृत्वकर्ताओं का है। इनके दमनकारी अंग्रेज़ शासक जो थे उनका भी जिक्र है, तो उनका हम आपको इस लेसन में अंदर बताते जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें हम समझेंगे आज 1857 की क्रांति में कैसा, ये कुछ लोग बोलते हैं सैनिक विद्रोह, इनमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसे वीडी सावरकर जी जो हैं, इसको बोलते हैं यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं हम डिजरायली जी की यदि बात करें तो यह बोलते हैं यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन सर जॉन लॉरेंस एवं सीले जी की बात करें तो उनका कहना है कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। सीले जी जो हैं वे बोलते हैं कि यह स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, यह सिपाहियों का विद्रोह था। वहीं जेम्स आउटरम या डब्ल्यू टेलर की बात करें तो वो बोलते हैं कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, न कि स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं टी.आर. होम्स की यदि बात करें तो टी.आर. होम्स बोलते हैं बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था, यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। क्या था? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध। वहीं रीज महोदय हैं L.E.R. रीज, तो ये बोलते हैं कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, अर्थात धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था, न कि स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस तरह से 4-6 इतिहासकारों ने इसका जिक्र किया है और अपने अपने हिसाब से इसके नाम दिए हैं। तो आइए इसके अंदर अब चर्चा जो होगी मुख्य रूप से उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक डायग्राम दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। क्रांति का सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। तो आप इसमें एक झलकी देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। अब हम बात करेंगे नीतियां और लोग, अर्थात जो अंग्रेज़ों की नीतियां थी, लोगों का रवैया क्या था उससे। तो यहाँ पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों, जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े थे। जैसा कि अभी पिछले हम 2 चैप्टरों में पढ़े हैं, एक बिरसा मुंडा विद्रोह, संथाल हो उराव, विभिन्न जनजातियां कैसे अपने जीवन को बचाती हैं, संस्कृति को बचाती हैं तो विद्रोह करती हैं। उसके पहले भी हमने देखा था विद्रोह। तो इस प्रकार से अब ये तीसरी कड़ी है 1857 की क्रांति, महान संग्राम शुरू हो जाता है, महान क्रांति का रूप ले लेती है धीरे धीरे विद्रोह। तो वही इसमें चर्चा की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आप यह भी देख चुके होंगे जो नीतियां और कार्यवाहियां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं, उसी का परिणाम ही है ये महान क्रांति। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नवाबों की छिनती सत्ता। तो नवाबों की कैसी सत्ता छीन रहे थे अंग्रेज, तो उसके परिणाम क्या होंगे अब हम आगे देखते हैं। तो नवाबों की छिनती सत्ता में 18वीं सदी के मध्य से ही, कब से? 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्या थी? घटती जा रही थी।
उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज जो नीतियां बना रहे थे उसमें से क्या हो रहा था, जो भारत के पहले से राजा महाराजा, जनजातियां, जमींदार इत्यादि लोग थे, उनके अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया और जहां से वह राजस्व वसूलते थे वहां से अब क्या हुआ, एक एक करके उन क्षेत्रों को छीन लिया गया। उन पर कंट्रोल किसका हो गया, अंग्रेज़ों का हो गया। और जो राजा की सेना होती थी उसकी जगह अंग्रेज रेजिडेंस के सैनिक तैनात होते थे, अर्थात अंग्रेज़ों की एक टुकड़ी राजा के संरक्षण के लिए थी। राजा कोई भी हरकत करे उस पर निगरानी रखती थी। इस प्रकार से चारों तरफ से शोषण किया जा रहा था, जिसका परिणाम था क्रांति होना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटों को राजा मान ले, लेकिन ऐसा कंपनी ने नहीं किया, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी था वह हड़प नीति लागू किया था, गोद निषेध प्रथा लागू किया था, अर्थात गोद लिए हुए संतान को वह उत्तराधिकारी नहीं मानता था, इसलिए वह मना बोल देता था, जिसका परिणाम हुआ था 1857 की क्रांति। शायद आगे जिक्र होगा इसका। तो रानी लक्ष्मीबाई का था। अब यहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय को बताया गया है कि दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से क्या किया, आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को क्या किया, ठुकरा दिया। तो जो रानी लक्ष्मीबाई क्या करी, निवेदन करी, तो उसको भी ठुकरा दिया। और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि पेंशन वो हमें दे दी जाए जो हमारे पिताजी को मिलती थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, मानने से इनकार कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि अवध की अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली भारतीय रियासतों में से कौन सी आखिरी रियासत थी। तो आप क्वेश्चंस भी नोट कर सकते हैं। तो वह थी अवध रियासत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन था, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि अवध का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो 1801 में अवध पर एक सहायक संधि क्या हुई, थोप दी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व की क्या है, ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो इस प्रकार से वे ज़बरदस्ती करते थे, ज़बरदस्ती संधि थोपी गई और ज़बरदस्ती बोल दिया गया। जब कोई बहाना नहीं मिला तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ का शासन प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, इसको दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से शोषण किया जा रहा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा है कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। उस समय मुगल शासन था, जबकि दिल्ली में मुगल शासक थे जफर। तो उन्होंने पूरी योजना बना ली कि मुगलों का शासन खत्म कर देना है। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम क्या किया गया, हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो लाल किला, जिस पर उस समय मुगल सम्राट का सम्राट रहते थे, उनकी पूरी फैमिली रहती थी, उसने ऐलान कर दिया 1849 में कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद उनके परिवार को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, दिल्ली में कहीं दूसरी जगह बसा दिया जाएगा। फिर है 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो कैनिंग को भी आप याद रखेंगे। 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला सुनाया था कि बहादुर शाह जफर ये आखिरी बादशाह होंगे, इसके बाद किसी को बादशाह नहीं माना जाएगा, उनके वंशज या उनके बच्चों को क्या माना जाएगा, राजकुमारों की मात्र मान्यता दी जाएगी। तो ये हुआ अभी छिनती हुई सत्ता शासकों के बारे में।
अब हम आएंगे किसान और सिपाही कैसे असंतुष्ट हुए होंगे। तो किसान और सिपाहियों के साथ क्या भेदभाव किए गए उस पर चर्चा अब इस पैराग्राफ में की जाएगी। तो इसमें गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान कर वसूल के सख्त तौर तरीके से क्या थे, परेशान थे, जमींदार भी और किसान भी। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीनें क्या थीं, पीढ़ियों से उनकी जो पीढ़ियां हो रही थी, पीढ़ियां अर्थात उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, तो पुरानी ज़मीन उनकी क्या थी, हाथ से निकलती जा रही थी क्योंकि कर्ज में डूबे हुए थे। तो महाजन उनकी ज़मीन ले लेगा कर्ज के बदले में। तो इस प्रकार से उनकी ज़मीनें छीन रही थी। फिर नेक्स्ट में है कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब सिपाही, किसान तो असंतोष था ही, सिपाही भी असंतोष होने लगे। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं, आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनको धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। मलेच्छ माना जाता था। इस शब्दावली को याद रखेंगे, ये शब्दावली आती है। सन 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। तो ये सिपाहियों के क्या थे, शिकायतें थी सिपाहियों की। उनकी धार्मिक आस्थाओं को, धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया जा रहा था। और चूंकि भारतीय धर्म के शास्त्र के अनुसार समुद्र के पार जाना और फिर समुद्र के पार बस जाना ही क्या धर्म और जाति से भ्रष्ट माना जाता था, इसलिए 1824 में क्या हुआ, सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने समुद्र के पार जाना था। कहाँ, बर्मा। इसलिए उन्होंने इसका विद्रोह किया था। तो उन्होंने हुक्म मानने से क्या किया, इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई क्योंकि यह मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। इस प्रकार कंपनी ज़बरदस्ती नियम बनाकर थोप दी। तो अब देखते हैं उसके परिणाम क्या हुए। तो ये सैनिकों की समस्या थी ऐसी ऐसी, वेतन भत्ते, धार्मिक और उनकी जो आस्थाएं थी, धार्मिक भावनाएं थी, उन पर ठेस पहुंचा। और उन्हें जाति और धर्म के आधार पर भ्रष्ट, क्योंकि भ्रष्ट वो समझते थे समुद्र पार जाना और युद्ध करना, तो इस प्रकार से उनके जाति को और धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा था। अब उसके परिणाम क्या होंगे, तो सिपाही गांवों के हालात से भी क्या थे, परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, अपने परिवार गांवों को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो इस प्रकार से किसान जैसे परेशान थे और विद्रोह के लिए तैयार थे, उसी तरह सिपाहियों में भी गुस्सा फैल जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो सुधारों पर प्रतिक्रिया। तो ये थे समस्याएं, ये थी सिपाहियों की क्या थी, किसानों की क्या थी, और छिनती हुई सत्ता अर्थात राजा महाराजाओं की क्या थी। तो इस प्रकार से तीनों की समस्याएं हम समझ गए कि क्या क्या थी। अब अंग्रेज कुछ खुश करने के लिए इनको कुछ सुधार प्रक्रिया लाएंगे, फिर उस बारे में भी देखते हैं। तो जो सुधार प्रक्रिया है उसको चर्चा करते हैं। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना क्या है, ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। इस प्रकार से धार्मिक कट्टरता और फैलेगी। तो 1830 में जब कंपनी ने ईसाई मिशनरियाँ जो थीं, विदेशों से आई थी धर्म प्रचार के लिए, उनको क्या करा, खुलकर काम करने के लिए और ज़मीन और संपत्ति जुटाने के लिए भी छूट दे दी। और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले से जैसा ही रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। इस प्रकार उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए भी कानून तैयार कर दिया। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को
नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से अब लोग समझ गए थे कि सभी प्रकार से वो हमारा शोषण कर रहे हैं। अब हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी, रीति रिवाजों पर भी कुठाराघात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। अभी 57 की क्रांति के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वे सुधार आंदोलन लाना चाहते थे। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मिशनरियों को संपत्ति जुटाने की या खुलकर काम करने की छूट कब दे दी गई? तो 1830 में। या 1830 में ऐसा कौन सा नियम लाया गया जो मिशनरियों को किन किन चीज़ों को पर छूट दी गई? तो ऑप्शन देगा संपत्ति जुटाने पर, ज़मीन खरीदने पर और खुलकर प्रचार प्रसार करने पर। तो इसको आप याद रखेंगे। धर्म परिवर्तन के लिए 1850, इसको भी आप याद रखेंगे, यह क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं जनता की नज़रों से, अर्थात जनता क्या देखती थी इन नियम कानूनों को। तो उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए एक स्रोत आप देखेंगे, एक और दो पेज का स्रोत है, कट पेस्ट है उस समय की, उसको देख लेते हैं। तो 84 नियमों की सूची अंग्रेज़ों की जो थी, यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। तो इसको आप याद रखेंगे। पुस्तक का नाम माझा प्रवास, ठीक। लिखने वाला कौन? ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे, महाराष्ट्र। तो इनको आप याद रखेंगे, विष्णु भट्ट गोडसे जी को और उनकी पुस्तक। अब सिपाही क्या बोलते हैं, उनसे क्या चर्चा करते हैं, उसके बारे में आप शुरू करते हैं। तो अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर वे नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। ऐसा सिपाही उनको मथुरा जाते वक्त आगाह करते हैं कि आप वापस चले जाइए, 2-3 दिन में क्या होने वाला है, कोहराम मचने वाला है। क्यों? क्योंकि 84 जो नियम अंग्रेज़ों ने सूची बनाई थी, राजा महाराजा सब इकट्ठा हुए कलकत्ता में, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है और चेतावनी दे के आए हैं कि भारी उथल पुथल हो सकती है। इस प्रकार मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके सभी छावनियों को भेज दी गई है। इस प्रकार उनको समझाते हैं, किसको? विष्णु भट्ट गोडसे जी को। अब हम दूसरी भी देख लेते हैं। तो जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। तो उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। तो अब ये सीताराम पांडे जी के संस्मरण हैं। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल में नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 18 साल तक नौकरी की। 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही क्या किया? मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक इसका टाइटल था। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार है। तो सीताराम पांडे का संस्मरण आप याद रखेंगे।
इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो नारगेट ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। तो अनुवादक का नाम भी आप लिख लेंगे। तो उस पर क्या लिखा गया उसकी कट पेस्ट अब पढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों से बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। किसने? विदेशियों ने, अर्थात अंग्रेज़ों ने। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी, अगर सिपाही मिलकर काम करें, इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। तो इस प्रकार से वह पहले से आगाह कर देता है, अर्थात अंग्रेज़ों के हित में काम करने का काम इसका संस्मरण करता है। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते और उनके घर में घुस जाते और इमारतों में आग लगा देते। ये आप देख सकते हैं, इसमें धुआं उठ रहा है और सिपाहियों को मार रहे हैं। ये अंग्रेजी अफसरों को, ये सिपाही, ये अफसर हैं, इनको मार रहे हैं सिपाही भारतीय जो सिपाही में भर्ती हुए थे। अब स्रोत 2 का शेष है कुछ, उसको देख लेते हैं। तो संयोग से इसी समय सरकार के हर एक रेजिमेंट ने कुछ लोगों को नई राइफल इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि राइफलों के इस्तेमाल में होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों से लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को क्या किया, चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ जो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किया ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। तो इस प्रकार से उनका संस्मरण उनको आगाह करता है। अब लास्ट पैरा है। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। तो अब सीताराम जी घर चले जाएंगे। तो आप याद रखेंगे इनका टाइटल, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक, हिंदी में बोलेगा तो सिपाही से सूबेदार तक। तो इस प्रकार से संस्मरण पूछा जाता है। अब आता है मुख्य रूप से सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बन गया। तो पहले सैनिक विद्रोह शब्दावली को समझ लेते हैं। तो जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दे उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। अब ये जन विद्रोह में कन्वर्ट कैसे हुआ उस पर चर्चा की गई है। तो यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उनका सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ता है। तो इस प्रकार से लोग इकट्ठा होने लगे। आत्मविश्वास था ही भारतीयों में पहले से ही। तो अब ये जाकर के जन विद्रोह बन जाएगा। तो भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। कहाँ? उत्तरी भारत में। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही क्या किया, खतरे में डाल दिया। कब शुरू हुई थी? ये डेट मैं आपको शुरू में बताया था, 29 मार्च 1857 मंगल पांडे से ये कहानी शुरू हुई थी। और जो क्रांति की शुरुआत तो 10 मई 1857, इसलिए इसमें मई बस दिया गया है। आप 10 मई नोट कर लेंगे। इस बगावत में भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू उनके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की।
तो कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। इसको भी आप याद रखेंगे। कौन सी रेजिमेंटी थी? तो मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से क्रांति की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे, मेरठ की इस पैदल टुकड़ी को। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोह तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिसका जिक्र मैं आपको बता दिया था शुरू में ही। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये कलेवरी लाइन दिल्ली में जो हुआ उसका ये एक झलकी है। कलेवरी लाइनों में युद्ध 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कलेवरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। आप इसमें देख सकते हैं। अब मेरठ से दिल्ली तक, तो मेरठ से दिल्ली कैसे पहुंचती हैं सिपाही विद्रोह करते हुए, उस बारे में अब चर्चा की गई है। तो 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही कौन? मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। जैसा कि मैं आपको चर्चा में शुरू में ही बताया था कि 29 मार्च की घटना है। 8 अप्रैल को इनको क्या किया गया? फांसी दे दी गई। ये किस पर पदस्थ थे? तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर, BNI पर पदस्थ थे सेना के रूप में। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों के नए कारतूसों के साथ फौज अभ्यास से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया था? क्योंकि गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी युक्त कारतूसों का उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनको मुंह से खोलना पड़ता था। इसलिए सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों में गाय और सुअर की क्या थी? चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अफसरों का हुक्म मानने के आरोप में 10-10 साल की क्या हुई? सजा हो गई। अब 9 मई 1857 की बात है ये, जिस दिन इनको निकाला गया। और 10 मई से मैं बोला कि विद्रोह शुरू हो जाएगा। उस डेट को आप याद रखेंगे, 10 मई 1857, मेरठ की पैदल टुकड़ी। तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर क्या बोल दिया? धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों में क्या किया? आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर उतर आए, आमदा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश पर शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। तो इस प्रकार से सिपाही नेता किसको चुन लिए? बहादुर शाह जफर को। इसी कारण बहादुर शाह जफर को रंगून बर्मा भेज दिया गया काले पानी की सज़ा काटने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो ये भी आप याद रखेंगे, 10 मई को शुरुआत हुई उसकी। उन्होंने अपना नेता किसे चुना? तो बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। इस प्रकार से इनका नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। मंगल पांडे से भी आते हैं। 29 मार्च फिर 8 अप्रैल को फांसी होती है। तो मंगल पांडे आपसे डेट नहीं पूछेगा उस एग्ज़ाम में, आपसे सिर्फ पूछेगा सीटेट में मंगल पांडे को पूछेगा। या कहाँ से शुरुआत हुई? तो मेरठ की छावनी से 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। नेता किसको चुना गया? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को। अब हम देखते हैं आगे। तो मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे की दिल्ली पहुंच गई थी। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी क्या कर दी? बगावत कर दी। यह भी अंग्रेज अफसर, यहाँ भी क्या हुए? अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ। अब आगे देखेंगे तो फिरंगी शब्द क्या है उसके बारे में देख लो। फिरंगी का अर्थ है विदेशी। इस शब्द में अपमान का भाव आता था। विदेशियों को जब फिरंगी बोला जाता था तो वे अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। और ये मंगल पांडे की टिकट जारी की गई थी, आप देख सकते हैं इसमें। तो बादशाह और अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ सिपाही अब
करने को तैयार थे। यहाँ पे बताया गया है कि करने को क्या थे, तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से VVIMP लिख करके इसको नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। जैसे ही चिट्ठी गई, अब देश के दूर दूर तक के राजा महाराजा सब विद्रोह के लिए क्या होंगे, तैयार रहेंगे। लेकिन इसमें कुछ गद्दार भी रहेंगे, इसी कारण असफल हो गए थे हम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो नेक्स्ट में है, अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही क्या था, शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाते रहेंगे या चलाने लगेंगे। ये बहादुर शाह जफर का डायग्राम है, ये नाना साहब का। फिर अब नेक्स्ट में देखते हैं। तो वे ऐसी कल्पना करने लगे जिनसे छिन गई थी सत्ता। तो वे सोच रहे थे कि हो सकता है कि मुग़ल बादशाह फिर से बहादुर शाह जफर बादशाह बन जाएं और हम अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन करने लगेंगे। नेक्स्ट पैरा में है, अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में क्या होगी, शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात क्या हुई, बदल गई। अर्थात आग में घी झोंक दिया गया तो और तेज से भभक ले लिया आग। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उसका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास भी मिलता है। यही कार्य हुआ जब उन्होंने फरमान जारी कर दिया, आदेश, तो सिपाही और ज़्यादा ताकत में और ज़्यादा जोश में, हिम्मत, आत्मविश्वास के साथ विद्रोह करने लगे और आगे बढ़े। बगावत क्या हुई, अब फैलने लगी। अब उसकी चर्चा करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में पूरे भारत में एक एक करके बगावत फैलेगी। ये विभिन्न छावनियों का एक डायग्राम है जिसमें अंग्रेज़ों को ढूंढ ढूंढ कर क्या हुआ, मारा जाने लगा सिपाहियों द्वारा। तो बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के क्या हुए, पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक सप्ताह के बाद अब लगातार विद्रोह होते रहेंगे 1 वर्ष तक। तो एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी क्या किए, बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। अर्थात जब विद्रोह देखा गया सैनिकों द्वारा जो किया जा रहा था, तो इसमें क्या हुए, स्थानीय नेता, जमींदार, मुखिया सब लोग इकट्ठा होकर पूरी जनता उनके पीछे पीछे अब चलने लगी विद्रोह के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से क्या किया, खदेड़ दिया, बाहर भगा दिया। कहाँ से, कानपुर से। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। तो इस प्रकार जो मैं शुरू में बताया था ना, किस क्षेत्र में किसका नेतृत्व था, तो आप यहाँ वो शब्दावलियाँ मिल रही हैं तो आप उनको भी नोट करते जाएंगे। जैसे कानपुर में नाना साहब, तो इस प्रकार से उन्होंने खुद को वहाँ का पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली, अब लखनऊ में कौन, तो वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। तो विरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह को बादशाह मान लिया। तो इस प्रकार से इनको भी याद रखेंगे लखनऊ में।
बहादुर शाह जफर को बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो लखनऊ में आप बेगम हजरत महल को याद रखेंगे, ठीक। और कानपुर में नाना साहब को याद रखेंगे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सिपाहियों के साथ मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी यहाँ लिखा है रानी होगा, रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे, राजगढ़ की रानी अवंतीबाई को, मध्य प्रदेश में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कुछ गतिविधियाँ हैं, तो गतिविधियाँ हैं छात्रों के लिए। नेक्स्ट पैरा में है विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। किनकी? अंग्रेज़ों की क्या हुई? हार हो गई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। किसने? लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ठीक। तो ऐसा वह लेटर लिखता है। कौन? तो कर्नल टाइटलर को आप याद रखेंगे। ये लक्ष्मीबाई को आप देख सकते हैं, तलवार लिए हुए खड़ी हैं। नेक्स्ट पैरा में बताता है कि इस दौरान बहुत सारे क्या हुए? महत्वपूर्ण नेता सामने आए उभर कर। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ भी वे अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे, तो मौलवी भी इसमें भाग ले लिए। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही सख्त खान, कौन? बरेली के सख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह भी विद्रोह सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो अब यह विद्रोह पूर्ण रूप से सारे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा था, विशेष रूप से उत्तर भारत में। यहाँ पे वीर कुंवर सिंह को दिखाया गया है, तो आप इनके क्षेत्र और इनके नाम नोट करते रहेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ के किले पर कब्जा किया हुआ था। तो विद्रोही इन ब्रिटिश टुकड़ियों को मार रहे हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इसमें अब अंग्रेज पलटवार कर रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो अभी मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ये तोप वोप सब छीन ली गई है सिपाहियों द्वारा अंग्रेज़ों की, और हाथियों में बांध करके तोप लेकर दिल्ली की ओर कूच किया जा रहा है। तो कोर्ट देख लेते हैं। कोर्ट में बताया गया है क्या? शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 दिसंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। वे गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। इस प्रकार इसमें आप देख सकते हैं। अब कंपनी का पलटवार क्या होगा, तो वो अब देखते हैं। तो इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई।
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया, वर्तमान बर्मा। आप याद रखेंगे इसको बहादुर शाह जफर को 1858 अक्टूबर पत्नी जीनत बेगम महल के साथ क्या किया गया, रंगून के जेल भेज दिया गया, आजीवन कारावास, और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह को अंतिम सांस मिली, या अंतिम सांस ली उन्होंने। कब? नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। तो आप यहाँ से सिर्फ ये याद रखेंगे, नेता चुना गया इनको, इस कारण इनको आजीवन कारावास या काले पानी की सज़ा काटने के लिए कहाँ, रंगून जेल में बंद कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने से यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तो इनको भी जंगल में रसद कम पड़ गई थी, तो ये मुट्ठी भर सैनिकों के साथ निकली थी, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें घेर करके क्या किया, मार दिया था। स्वयं कटार भोंक ली थी, तो इसमें ये लिखा जाता है मार दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई भी इसी तरह की थी। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की से क्या किया, छापा मार युद्ध चलाते थे। तो छापा मार युद्ध में तात्या टोपे सुमार थे इनका नाम, इसलिए इनको आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह से विद्रोही ताकतों की हार होने से हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया कि जो उनकी सहायता करेगा उसको पारितोषिक देंगे, इनाम देंगे। ये एक डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। कहाँ है, तो ये दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया गया था। इसको आप देख रहे हैं, अंग्रेज टुकड़ियां हैं। तो इनाम का ऐलान कर देता है कौन, अंग्रेज लोग इनाम का ऐलान करते हैं किनके लिए, वफादार भूस्वामियों के लिए। उन्हें आश्वासन दिया गया क्या, कि उनकी ज़मीन उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे, ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो जब विद्रोह को कुचला गया तो बहुत बर्बरता अपनाई गई अंग्रेज़ों द्वारा, इस बात का जिक्र इसमें दिया गया है। तो किस क्षेत्र में किस किस ने विद्रोह किया, तो उम्मीद है मुझे कि आप उनकी नोट्स ज़रूर बनाएंगे। अब हम देखेंगे विद्रोह के बाद के साल। ये एक टुकड़ी है, कोड दिया गया है। अंग्रेज़ टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। अब हम देखेंगे विद्रोह के बाद के साल कैसे गुजर रहे थे। तो अंग्रेज़ 1859 में आखिर तक 1859 की क्रांति 59 तक गई, 2 साल दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। उनको समझ में आ गया था कि यदि कुछ भी गड़बड़ अब नीति बनी तो फिर से विद्रोह हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए, अब बदलाव उनके देखेंगे कि उसके बाद कैसा शासन इन्होंने चलाया। तो नंबर 1 है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में क्या किए गए, सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अभी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता चला रही थी, अब सत्ता क्राउन के हाथ में चली गई, ब्रिटिश के, अर्थात राजा के हाथ में, वहाँ के राजा के हाथ में चली गई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया।
उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो यह क्वेश्चन आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया तो उन्होंने क्या किया, जो एक परिषद, सलाहकारी परिषद का गठन किया, उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। इसको आप नोट कर लेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। अब गवर्नर जनरल किस नाम से जाना जाएगा? वायसराय के नाम से। इस प्रकार उन्हें इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। किसे? वायसराय को। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। अब सीधे कहाँ से शासन चलेगा? ब्रिटिश क्राउन, अर्थात ब्रिटिश से शासन चलेगा, राजा द्वारा ब्रिटिश के। जो अभी तक कंपनी कर रही थी, अब कंपनी से ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेता है। अब दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरे में देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। दत्तक पुत्र के कारण ही ये पूरा संग्राम शुरू हुआ था। अब दत्तक पुत्र से छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। ये उनको बोला गया कि आप अपना अधिपति किसे स्वीकार करेंगे? ब्रिटेन की महारानी को। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। क्योंकि बगावत हो गई थी, यूरोपीय सिपाही कम पड़ रहे थे, इसलिए भारतीयों ने क्या किया? उनको कुचल दिया था। इसलिए अब भारतीय सिपाहियों की कमी की जाएगी और अनुपात में यूरोपीय सिपाही ज़्यादा रखे जाएंगे। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मतलब अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब जो ये कुछ जातियां थी, गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही अब इनसे भर्ती किए जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में कौन से सुधार किए गए? तो चौथा है मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह था कि शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। किनको? मुसलमानों को अब संदेह व शत्रुता के भाव से अंग्रेज देखने लगे। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अब नंबर 5 देखते हैं। तो अंग्रेज़ों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। ये सारे पॉइंट कथन कारण में आ जाते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे कि पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, चौथे में क्या हुआ, पाँचवें में क्या हुआ। तो इनको शॉर्टकट करके लिखते जाएंगे आप। जैसे पाँचवें को आप सिर्फ लिख दीजिए कि धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। जो जो कारण तात्कालिक बने थे वही कारण में अब वो संशोधन कर रहे हैं। छठा नंबर है कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करें। ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गईं। जो उनसे ज़मीन छीन ली गई थी अब उनको फिर से दे दी गई। तो ठीक उनके अपोजिट ही चलेंगी बातें। इस प्रकार 1857 के बाद का इतिहास एक नया चरण शुरू हुआ संशोधन के साथ। विद्रोह के मुख्य केंद्र, विद्रोह के अन्य केंद्र। रेड से विद्रोह के केंद्र और ब्लैक त्रिभुज से विद्रोह के अन्य केंद्र। मुख्य केंद्र लाल से दर्शाए गए हैं। तो आप याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से मुख्य केंद्र कौन थे। उनमें से एक दे दिया जाएगा अन्य केंद्र। तो दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद ये मुख्य केंद्र थे इतने। अब हम पढ़ेंगे क्या? खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी के रूप में। तो खुर्दा संग्राम की क्या भूमिका रही 1857 की क्रांति में, उसकी केस स्टडी के रूप में अब चर्चा होगी। तो 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी।
तो क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति से मिलती जुलती कौन सी घटना घटित हुई थी, तो वो खुर्दा नामक स्थान पर खुर्दा संग्राम की घटना थी। 1817 में यह क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिए। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना, इस बात पर विचार करना शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगे। उन्होंने अत्यधिक शोषण किया था, इसलिए जब नीतिगत शोषण तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, उनके रीति रिवाज, परंपरागत जो उनके थे, सब पर जब कुठाराघात होने लगा, इसलिए धर्म को ज़्यादा मानते थे, धर्म ज़्यादा कट्टरपंथी लोग थे, इसलिए ज़्यादा विद्रोह हुए 57 की क्रांति में। नेक्स्ट पैरा में है खुर्दा, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, 60 बड़े, 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव। तो ये जो कहानी दी गई है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप खुर्दा को याद रखेंगे, इनके राजा को याद रखेंगे। वीर किशोर देव को स्वतः अधिकृत 4 परगनों तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन का अधिकार समेत 14 गढ़जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव, तो आप सिर्फ वीर किशोर को याद रखेंगे, मुकुंद देव को नहीं, दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों पर जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। अर्थात जब अंग्रेज मराठा युद्ध चल रहा था, आंग्ल मराठा युद्ध, तो अब उन्होंने फ़ायदा उठाया और अंग्रेज़ों की तरफ क्या हुए, मिल गए, सलाह मशवरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेज उन्हें इन दोनों मुद्दों से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि अंग्रेज़ों का मकसद ही था फूट डालो और शासन करो, पहले इसको मिला लो फिर इसको मार दो। तो जिस मुद्दे पर सलाह मशवरा हुआ था कि ठीक है बाद में हम कर देंगे, लेकिन मना बोल दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। परिणाम क्या हुआ, उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर के मराठाओं के गुप्त समर्थन में उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा। अंग्रेज उनके राज्य को अपने में मिला लिए। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ उनकी पूर्व संपत्ति राजस्व का नाम मात्र का 10 मास था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया, उनका निवास पुरी में ही निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेश शासन के एक ऐसे युग का आरंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसी कारण वहाँ पर अब क्रांति हुई थी, खुर्दा संग्राम। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेज राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। उन्होंने राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से, तो पाइक शब्द आप नोट कर लेंगे कि राज्य के जो पूर्व सैनिक थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो पाइक के नाम से उन्हें जाना जाता था। उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता, राजस्व की मांग, अनुचित वृद्धि, संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गया है। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1857 के बीच खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग क्या हुए, जमीन छोड़ करके चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें ज़मीन की उपजाऊ क्षमता, रैयतों के भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग में वृद्धि की गई। जहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायदादार जो थे उनकी ज़मीन के षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों ने या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। तो इस प्रकार से उनका जब अत्यधिक शोषण हुआ तो खुर्दा संग्राम की नींव तैयार हो गई। वहीं खुर्दा के विस्थापित राजा वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, तो बक्सी जगबंधु आप याद रखेंगे नाम, और इनका मेन नाम और उपनाम बक्सी जगबंधु। ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। जो एक जमींदार थे, सोचो भिखारी बन गए। अपने तथा अपने जैसे ज़मीन से बेदखल हुए लोगों की ओर संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्रायः 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ तकलीफ़ें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी
का अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, और ख इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना। नंबर ग है खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि, नमक की आपूर्ति में कमी जो कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया, जिसके कारण ओडिशा की पारंपरिक रूप से नमक बनाने के काम से क्या हुए, वंचित रह गए। उन्होंने नमक बनाने का एकाधिकार ले लिया था। भारतीयों का जो परंपरागत रूप से नमक बनाने का कार्य चल रहा था उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी। और स्थानीय जमींदारियों की कलकत्ता में नीलामी के कारण उड़ीसा बंगाल में अनुपस्थित जमींदारों ने आगमन हुए। इसके अतिरिक्त संवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थित और दुष्कर बना दी गई, जिसके चलते सशस्त्र संग्राम भयावह आकर धारण कर लिया। इन सब परिणामों के बाद एक संग्राम की स्थिति बनी और 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी पर क्या किया, अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया। पाइक को आप याद रखेंगे, पाइक जो कीवर्ड है ये पूछा जाता है। अधिक लोगों की हत्या करने के साथ सरकारी खजाने रकम लेकर चले गए। शीघ्र खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर जो है अलग अलग दिशाओं में फैल गई। तो केंद्र कौन था? खुर्दा था। नेक्स्ट पैरा में है उत्साह से भरपूर जमींदार रैयत पाइकों के साथ मिलकर, जो जमींदार थे वे रैयत और पाइकों के साथ मिलकर उनके साथ नहीं मिले, उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। एक अभियान उनके द्वारा क्या शुरू किया गया? कर मत दो। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि जो जमींदार रैयत और पाइक मजदूर थे उन्होंने क्या अभियान शुरू किया? तो कर मत दो। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हज़ार पाइकों और कंध जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई पर पुरी को क्या किया? कब्जे में ले लिया। मुकुंद देव द्वितीय उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। तो इस प्रकार से पाइक और मुकुंद देव जो वहाँ से हटा दिए गए थे, उनको पुनः वो झिझक रहे थे लेकिन उसके बावजूद उनको वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। ये सारा श्रेय जगबंधु ने मिलकर किया था पाइकों के साथ, सारा खेला था। अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो इसमें बताया गया है स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेज मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए, उनके पुत्र सहित कटक में कारावास उन्हें दे दिया गया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमर राय के साथ मिलकर के कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष उड़ीसा के दक्षिण उत्तर पश्चिम हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन डल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा गया। तो किसको भेजा गया? तो इनको याद रखेंगे, जनरल मार्टिन डल को। बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी गई अंग्रेजों द्वारा। इस प्रकार से सामरिक कार्यवाही चली, उसके सैकड़ों पाइक मारे गए, घने जंगलों में चले गए। कुछ अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। अंग्रेजों ने मई 1817 में खुर्दा संग्राम को लगभग काबू पा लिया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने खुर्दा संग्राम का दमन किया। अब इसका अंतिम पड़ाव देखते हैं। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु अनुग्रह और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। निज राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया, उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया। बेदखल जमींदारों को जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। तो जो सारी चीज़ें खोई गई थी, खो चुके थे, अब इस विद्रोह के बाद वे सारी चीज़ें मिल गईं। जैसा कि 1857 में भी हुआ कि जिन कारणों से हड़प नीति अपना रहे थे उन्हीं पर संशोधन किया गया। ठीक इसी प्रकार खुर्दा विद्रोह में भी था। इसीलिए दोनों की तुलना, तो ये क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति से पहले ऐसी कौन सी घटना थी जो इससे मिलती जुलती थी? तो वो खुर्दा विद्रोह 1817 का था।
संक्षेप में है, ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशक्त संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन दूरगामी प्रभाव पड़ा, अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर कर आंकना होगा। तो एक खुर्दा विद्रोह था। तो इस प्रकार से यह चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। तो इसमें हमने 1857 के जो 1857 का संघर्ष रहा, महान क्रांति हुई, उसके तात्कालिक कारण, विभिन्न क्षेत्रों में उसके प्रभाव, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से नेतृत्व करता रहे, उसके तात्कालिक कारण क्या थे, तो इन सभी बारे में विस्तृत चर्चा की गई। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि कंटेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं इसमें। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।